अब देखो जेई एडवांस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है कि नहीं। और क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दिमाग लगेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वन शॉट में ये क्वेश्चन तुमसे वहां पे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है बॉटम आर्म ऑफ अ यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज लेंथ L and the vertical arms have length 3L each. The liquid is held with its parallel arm vertical and filled with a liquid of density rho to occupy a total length of 4L of the tube, and then it is made to accelerate horizontally in the plane of the tube with an acceleration g, that is modulus of acceleration of free fall. What will be the gauge pressure at the midpoint of the bottom arm B immediately after the acceleration of the tube is made abruptly zero? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक यू ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज लेंथ L एंड द वर्टिकल आर्म्स हैव लेंथ 3L ईच। तो देखो डायग्राम में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि हमारे पास यू ट्यूब है, तो ये हमारे पास यहां पे एक यूट्यूब है। यूट्यूब की लेंथ कितनी है वहां पे, बॉटम आर्म ऑफ अ यूट्यूब, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ दी है L एंड द वर्टिकल आर्म्स हैव लेंथ 3L ईच। तो यहां पे जो लेंथ दी है वो लेंथ दी हुई है 3L ईच। The tube is held with its parallel arm vertical. The tube is held with its parallel arm vertical and filled with a liquid of density rho to occupy a total length 4L. तो जो भी ट्यूब है, ट्यूब कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, L 4L लेंथ। और हमें मालूम है कि जब ट्यूब रेस्ट में रहता है तो दोनों साइड लिक्विड की हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां पे लिक्विड की हाइट बताओ सेम होगी कि नहीं सेम होगी। और बताओ यहां पे अगर ये हाइट, अगर ये L है तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है वहां पे कितना, 3L। तो 3L का मतलब चेक करो यहां पे, और इसका यूज है तो यहां पे 1.5L होगा और यहां पे भी 1.5L होगा। देखो इनिशियली जो लिक्विड है, लिक्विड इसी तरह से ट्यूब में फिल्ड है कि नहीं फिल्ड है। अब कुछ टाइम बाद हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब को एक्सेलरेट करा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन g। तो फिर से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे, और हम इसको एक्सेलरेट किसी भी डायरेक्शन में करा सकते हैं। और ध्यान रखना है जो एक्सेलरेशन है वो यहां पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है g। और हमें याद है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है उसके ऑपोजिट जाने में प्रेशर बढ़ता है। और रिजल्ट याद होगा, पूरा जो लिक्विड रहता है वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, वर्टिकली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो वहां पे याद होगा इस पॉइंट का प्रेशर कम हो जाता है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और पूरा जो लिक्विड, वहां पे प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो पूरा का पूरा लिक्विड जो रहता है वो सॉलिड का अपीयरेंस देता है। तो यहां पे बताओ लिक्विड इस तरह से नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां पे लिक्विड नीचे आ जाएगा, यहां पे लिक्विड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये हाइट अगर यहां पे h1 है और ये हाइट वहां पे क्या है, h2 है, तो रिजल्ट याद होगा कि जब भी कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो उस केस में याद होगा जो लिक्विड का सरफेस रहता था, लिक्विड का सरफेस इस तरह से वहां पे
थीटा एंगल फॉर्म करता था, और वहां पे याद होगा जो भी टेन थीटा था, टेन थीटा की वैल्यू ए बाय जी थी। ए किसके बराबर है? जी के बराबर है। और टेन थीटा को अगर कैलकुलेट करोगे यहां पे, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा H2 माइनस H1 बाय L। तो पहली जो इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है H2 माइनस H1 किसके बराबर है? तो ये L के बराबर है। बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं है? अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? हमें मालूम है कि जो भी लिक्विड है, ये लिक्विड मेरा इनकंप्रेसिबल है, और लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है तो उसके वॉल्यूम को हम वहां पे क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। अब इनिशियली अगर वॉल्यूम को इक्वेट करोगे तो ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A, तो बताओ वॉल्यूम को अगर इक्वेट करोगे तो 4L इंटू A किसके बराबर होगा? L प्लस H1 प्लस H2 इंटू A। बाद में जो लेंथ रहेगी लिक्विड की वो जाएगी L इंटू H1 प्लस H2, मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन के आती है? नेक्स्ट इक्वेशन बन के आती है हमारी H1 प्लस H2। L उधर लेके जाओगे तो चेक करो 3L, ये इक्वेशन 2 है कि नहीं है? अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे सॉल्व कर दो, H1 कैंसिल आउट हो रहा है, 2H2 4L के बराबर है। तो चेक करो H2 की वैल्यू 2L आ रही कि नहीं आ रही? और H2 की वैल्यू अगर 2L है तो वैल्यू पुट करना इस इक्वेशन में, यहां से H1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है? L निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि जब ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पे अब डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दो। ये जो लेंथ है H2 की वैल्यू यहां पे 2L है, और ये लेंथ वहां पे क्या है? L है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा था और सडनली हमने ट्यूब के एक्सेलरेशन को वहां पे क्या कर दिया है? रोक दिया है, और उसको हमने जीरो कर दिया है। अब बताओ जैसी एक्सेलरेशन को हम जीरो करेंगे, ये टर्म तो हो गई जीरो। अब ध्यान क्या रखना है, ये चीज भी हटा देते हैं, अब इस चीज का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या चीज यूज करनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने ट्यूब का एक्सेलरेशन रोक दिया, तो उस टाइम पे लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अगले लेवल पे आ रहा है, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं वहां पे कि ट्यूब था, ट्यूब में लिक्विड इस तरह से भरी हुई थी, और हमने एक साइड लिक्विड को लाके वहां पे क्या कर दिया है? कंप्रेस कर दिया। याद है कि नहीं याद है? वहां पे इस तरह का एक रिजल्ट याद होगा। मैं रिवाइज कर देता हूं उस कॉन्सेप्ट को वहां पे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिकली अब उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक कंटेनर है या यूट्यूब है जिसमें लिक्विड यहां पे क्या है? फिल्ड है। अब मैंने यहां पे क्या किया? मैंने यहां पे इस लिक्विड को X से कंप्रेस किया। X से प्रेस करोगे तो लिक्विड का लेवल बताओ यहां पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और हमें मालूम है कि यहां पे अगर लिक्विड का लेवल X से नीचे आएगा तो यहां पे जो लिक्विड का लेवल रहेगा वो X से ऊपर चला जाएगा। बताओ यही था कि नहीं था वहां पे? अब उस पॉइंट पे याद होगा, वहां पे अगर हम उस पॉइंट की बात करें, अगर हम उस पॉइंट पे देखें तो बताओ यहां पे प्रेशर कितना है? यहां पे ये बताओ मुझे। अगर उस टाइम पे यहां पे अगर तुम प्रेशर देखोगे तो रिजल्ट याद होगा, यहां पे जो प्रेशर बनता था वो प्रेशर बनता था P0 इंटू A। देखो ये है, ये था कि नहीं था वहां पे? भाई जिस टाइम पे हम इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो उस टाइम पे यहां पे P0 इंटू A था, और यहां पे जो आता है वो आता है P0 A
प्लस रो इंटू जी इंटू 2x आता है। देखो है कि नहीं है। और वहां पे याद होगा कि जैसे ही हम इसको प्रेस करके छोड़ते थे तो ये लिक्विड इस तरह से वहां पे क्या करता था, ऑसिलेट करता था, और जब ये ऑसिलेट करता था तो उसका मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक था। अब कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वहां पे हम कैलकुलेट करते थे फोर्स। जो भी फोर्स आ रहा है, जो भी फोर्स आ रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो वहां पे। देखो ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं वहां पे। देखो इतना सही लिखा है कि नहीं लिखा है यहां पे भाई। इस साइड पी नॉट ए, यहां पे हो जाएगा पी नॉट ए एटमॉस्फेरिक के कारण, प्लस ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहां पे जो लिक्विड का वेट रहेगा उसके कारण फोर्स आ रहा होगा। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हो भाई। इस साइड जो है, इस साइड केवल प्रेशर के कारण फोर्स आ रहा है, और यहां पे अगर हम लिक्विड का लेवल कंसीडर कर रहे हैं तो एक तो प्रेशर के कारण फोर्स आ रहा होगा, प्लस इसके ऊपर जो लिक्विड बन गया है उसका जो वेट रहेगा तो वो हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो इसके कारण यहां बन रहा होगा, तो जो टोटल फोर्स बनता था वो यहां पे याद होगा 2 रो ए जी, 2 रो ए जी इंटू एक्स आता था। और वहां पे हम क्या बोलते थे, इसको हमने प्रेस करके नीचे छोड़ा है, फोर्स कहां बन रहा है, ऊपर की ओर, साइन लगाते थे नेगेटिव, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो वहां पे याद होगा मोशन हमारा एसएचएम था। जब हम कंपेयर करते थे तो के डैश कांस्टेंट की वैल्यू आती थी 2 रो ए जी के बराबर। के डैश को हम लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर, और ध्यान रखना है एम वहां पे पूरी लिक्विड का मास होता था। तो जो ओमेगा आता है, ओमेगा की वैल्यू आती है 2 रो ए जी बाय एम। देखो चेक करो इतना है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला है, एम वहां पे पूरे लिक्विड का मास है, तो अगर तुम पूरी लिक्विड का मास कैलकुलेट करने जाओगे तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू 4L। देखो ये वैल्यू तुम्हारी एक्सेलरेशन की है कि नहीं है। तो जब भी हम इसको वहां पे प्रेस करके छोड़ेंगे तो इसका मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक था। वहां पे देखो जैसे हम इसको प्रेस करके छोड़ेंगे इसका मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक था, और ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी कि नहीं थी वहां पे। और इस केस में याद होगा जैसे हम एक्सेलरेशन रोक रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक्सपेरिमेंट अगर स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो चेक करो लिक्विड का लेवल मीन पोजीशन से कितना नीचे गया है। तो लिक्विड का लेवल मीन पोजीशन से पहले यहां पे 1.5L थी, अब यहां पे L है। तो चेक करो यहां पे लिक्विड का लेवल L/2 से नीचे चला गया कि नहीं चला गया। और हमें याद है कि जिस टाइम पे हम प्रेस करके छोड़ रहे हैं, जिस टाइम पे हम प्रेस करके छोड़ रहे हैं तो वो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, इसको ए डैश बोल दो, उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और ए डैश जो है, ए डैश वहां पे इसका एम्पलीट्यूड है कि नहीं। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई। जैसे ही हम इसको रोकेंगे तो लिक्विड का लेवल उस टाइम पे इस तरह से रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि लिक्विड का लेवल पहले 1.5L था, इसको हमने L/2 प्रेस किया और छोड़ दिया। तो ये अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट L/2 हुआ है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और ये जो ए डैश एक्सेलरेशन आएगा ये ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, वैल्यू पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा हो जाएगा 2 रो ए जी, मास कितना हो गया, मास हो गया रो ए 4L, और ए जो रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए डैश वहां पे एम्पलीट्यूड होगा, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा L/2। अब चेक करोगे रो ए कैंसिल आउट होगा, L कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब है
अब एक्सेलरेशन वहां पे कितना आ गया, g/4 आ गया। और ध्यान है ये a डैश एक्सेलरेशन पूरे लिक्विड का होगा, तो ट्यूब रुक गया, इसका एक्सेलरेशन a डैश, इसका एक्सेलरेशन a डैश। तो जैसे ट्यूब रुकेगा लिक्विड का एक्सेलरेशन वहां पे g/4 हो जाएगा। बताओ यहां तक सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस टाइम पे हमने इसको रोका उस टाइम पे एक्सेलरेशन तो मालूम चल गया पूरे लिक्विड का। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट का, गेज प्रेशर एट द मिड पॉइंट। तो ये एक मिड पॉइंट है और इसका डिस्टेंस L/2 है, और यहां पे हमें क्या करना है, गेज प्रेशर कैलकुलेट करना है। गेज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लो वहां पे, जिसको हमें अब आगे यूज करना है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। चलो अब देखो वहां पे सबसे पहले इस पॉइंट पे जो प्रेशर बन रहा है उसको मान लो P1, और ध्यान रखना है P1 की वैल्यू ρgh नहीं है, ρgl नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, ये लिक्विड का एलिमेंट यहां पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट है, और ये जो लिक्विड का एलिमेंट रहेगा P0 से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे जो फोर्स आएगा लिक्विड के कारण वो आएगा P1 इंटू A, इसका वेट आएगा और इसका एक्सेलरेशन g/4। देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब यहां पे इक्वेशन क्या लिखोगे, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो P1 इंटू A माइनस मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, किसके बराबर, m इंटू g/4 के बराबर। तो इसको ऐसा लिख दो, पहले मास की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे हम लोग, ऐसा लिख दो वहां पे P1 इंटू A माइनस mg इक्वल्स टू mg/4। ये m कौन सा मास है, इसको m डैश बोल दो। तो ये m डैश मास इस साइड के लिक्विड का है, इस साइड के लिक्विड यहां से यहां तक का। तो ये पूरा एलिमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पे हम P1 प्रेशर जो लिखेंगे वो ρgl नहीं लिखेंगे। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी वहां पे, P1 इंटू A mg प्लस mg/4, तो ये हो जाएगा 5g/4। मास का मतलब हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा AL। A से A कैंसल आउट हो जाएगा और P1 की वैल्यू 5 रो GL/4 आएगी कि नहीं आएगी वहां पे? तो ये P1 प्रेशर आ रहा है, गेज प्रेशर। इस पॉइंट पे हमने P0 को कंसिडर नहीं किया है वहां पे। तो ये जो भी प्रेशर है, ये प्रेशर केवल लिक्विड के कारण है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब यहां पे अगर हम इतने एलिमेंट को देखें तो मान लो मिड पॉइंट पे प्रेशर है तुम्हारा P2। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें केवल इस एलिमेंट को देखना है। अब बताओ इस एलिमेंट को अगर देखोगे तो यहां से इक्वेशन लिखोगे P2 इंटू A, यहां से P1 इंटू A, इसका भी कुछ मास होगा, इसका मास मान लो m0, एक्सेलरेशन हो गया A डैश। तो अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, अब इक्वेशन लिखी जाएगी P2 इंटू A माइनस P1 इक्वल्स टू A, m0 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना, g/4। तो अगले स्टेप में हो जाएगा P2 इंटू A माइनस P1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 रो GL/4 इंटू A। m0 क्या होगा, m0 होगा मास यहां से यहां तक का, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g/4। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये A होगा। अब A कैंसल आउट होगा,
जो भी P2 होगा वो हो जाएगा 5 रो जी एल बाय 4 प्लस चेक करो वहां पे रो जी एल बाय 8 होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो यहां पे नीचे तो आ जाएगा 8, यहां पे 2, 10 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 11 8 रो जी एल बाय 4। और चेक करना अगर 11 बाय 8 को तुम सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, और डी कितना है 1.375 रो जी एल है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये जो पहले का स्टेप दिया था ना वहां पे कि चल रहा है फिर रोक दिया, इसका मतलब है कि एक तरह से हम लिक्विड को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है कि जो इस तरह का एसटीएम का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पे लिक्विड को प्रेस करने के लिए उसने इतना ये सब कुछ किया है कि एक्सेलरेशन से चलाया, फिर लिक्विड का लेवल अलग अलग हो गया, फिर रोक दिया तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा वहां पे। और जो भी गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर बनता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली वहां पे। तो यहां पे पहले मैंने P1 निकाला है, यहां P2 निकाला है। ध्यान रखना P1 की वैल्यू मैंने रो जी एल नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये जो पूरा लिक्विड है वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार सॉल्व करके देखना और इसको वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको अब वहां पे।